गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है 1 मार्क सोल्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 4 केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो क्लास 11th चैप्टर 4 केमिस्ट्री हम आज डिस्कस करेंगे वेबिनार में। आपको पता है कि हमारा ये जो वेबिनार का जो सीरीज है इसमें हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स है और आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, लोअर क्लासेस में आप जाएंगे साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं और उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ हम यहाँ पर उस एक पर्टिकुलर चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उसमें आपके ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं, उसमें मैच टू कॉलम भी हो सकते हैं, एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको पता है अभी सीबीएसई ने अपने सैम्पल क्वेश्चंस पेपर्स अपलोड कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पर, आप उसको भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं और जो क्वेश्चन की कैटेगरी है वो चेंज की गई है, काफ़ी बदलाव किया है। तो आज हमारा सेशन जो है वो हमारे साथ लेने के लिए स्टूडियो में है केम गुरु मनीषा शर्मा जी। मनीषा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। और बच्चों को, हमारे व्यूवर्स को पता है कि मनीषा मैम इससे पहले भी क्लास 10th के लिए कंडक्ट कर चुकी हैं वेबिनार्स और आज हमारे साथ क्लास 11th के लिए क्लास 12th का भी वेबिनार इन्होंने कंडक्ट किया। तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री के मामले में आई होप कि बहुत अच्छा कंटेंट आज भी बच्चों को मिलने वाला है जो हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैम इस समय सी इज़ वर्किंग एज पीजीटी केमिस्ट्री इन मैटरडाई स्कूल दिल्ली में काम कर रही हैं। मैम लंबे समय से पीजीटी केमिस्ट्री हैं और एक अच्छा अनुभव है कंटेंट प्रिपरेशन का, ना केवल पढ़ाने का बल्कि ऑनलाइन कंटेंट प्रिपरेशन का, वीडियो प्रिपरेशन का, बहुत सारा वर्कशीट और ये सारी चीज़ें जो है ये भी मैडम अक्सर डिस्कस करती रहती हैं। इनका जो पर्सनल चैनल है केम गुरु मनीषा, उस पर आपको कई सारी वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी। तो सभी बच्चे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं अब हैंड ओवर करता हूँ मैम को। मैम प्लीज। Thank you so much, sir. And some of you are already, aware about me. Some of them are my students, and आप में से बहुत सारे हैं जो मुझे देख चुके हैं दूसरे वेबिनार्स में। कुछ मैंने होस्ट करे, कुछ मैंने एज अ रिसोर्स पर्सन ज्वाइन करे। तो आई एम श्योर दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी as well as for you. Sir, I'm sharing my screen. Please let me know if this is visible. Yes, ma'am, it's visible. Yeah, okay, thank you, sir. So everyone, I'm sorry, एक mistake यहाँ पर बहुत major मेरे end पर हो गई है। वो chemistry class 12th हो गया, that's class 11th. I hope आप उसको ignore कर सकते हैं. We are today discussing classification of elements and periodicity in properties. मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपको brief कर देती हूँ. Chapter बहुत मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि क्लास 10th में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। क्लास 9 में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप 10th में फिर पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं, फिर 11th में ये फिर से चैप्टर आता है। तो समवेयर यू हैव एन आइडिया कि इस चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं। सो यू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डॉबरिनर्स ट्राइड्स आया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, फिर हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, उनकी नेसेसिटी क्या थी, नीड क्या थी, रिक्वायरमेंट क्या थी, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। और उसी को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम आज इस वेबिनार में उसको समझेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो मेरा मेजर कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन रहने वाला है, दैट्स ऑन द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज व्हिच वेरी इन अ पीरियोडिक टेबल. So today we are going to discuss that. I know some of the concepts are really confusing, तो आप लोगों को घबराहट होती है, up, down, left, right कैसे change होगा. So all of that I'm going to take in my webinar. So this is the first statement that I have got for you, which is according to modern periodic law, the physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their what? So I have the option as density, atomic number, mass number, and atomic mass. So somewhere हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये confusion रहता है कि modern periodic table किसके base पर था. Density तो definitely was not an option, but atomic number, mass number, and atomic mass में थोड़ा सा difference आपको, थोड़ा सा डाउट आपको रहता है. सो बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
was majorly dependent on atomic number. It was Mendeleev जिन्होंने सबसे पहला सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन किया. हम आज भी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को रेफर करते हैं बिकॉज ही वाज वेरी स्मार्ट, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, और उन्होंने कुछ ऐसे गैप्स रखे पीरियोडिक टेबल पे ताकि जो भी इन फ्यूचर डेवलपमेंट्स हो हम उनको केटर कर सकें. बट इट वाज मॉजलीज माइंड जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, और उन्होंने ये कहा कि मेंडलीव सर आपने किया तो बिल्कुल सब ठीक है, बट आई सजेस्ट, एंड साइंटिस्ट ना सजेशंस को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं. सो उन्होंने सजेस्ट किया कि सर एटॉमिक मास को हटाकर आप एटॉमिक नंबर कर दीजिए, यानी इन सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में लगाइए, पर इनको इनके रोल नंबर्स दे दीजिए. सो होता है ना, जब आप स्कूल में भी होते हैं आपके पास रोल नंबर्स होते हैं तो कितना इजी होता है आपके लिए कोई सबमिशन करना, यू विल से रोल नंबर 2, रोल नंबर 3. सो टीचर को पता है ये रोल नंबर का काम मेरे पास आ गया, इसका नहीं आया. कहाँ तक वो आपके नाम को, आपके होमवर्क को, आपके हैंड राइटिंग को समझते रहेंगे, है ना. सो इट बिकम्स वेरी इजियर. सो दैट वाज मोस्टली सजेशन, एंड दैट इज हाउ modern periodic law caters to the current scenario, and atomic number is the important factor. Let's proceed ahead to the next question, which is highest electropositive element in the periodic table is. Now आपको periodic table सबको पता है, everyone has seen the periodic table, ठीक है. अब कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ब्रेक कर दीजिए, इलेक्ट्रो एंड पॉजिटिव. सो एनीथिंग विच हैज गॉट अ पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अब ये सोचिए कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है. पॉजिटिव चार्ज आता है व्हेन यू आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, व्हेन द एलिमेंट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन लूज होते के साथ ही जो आपका एलिमेंट है या मेटल है वो बन जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जितने ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से नॉन मेटल कौन कौन से हैं, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे. अब सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम, सारे के सारे नॉन मेटल्स में से इनमें से कोई नहीं है, सारे के सारे मेटल्स हैं. अब हमें इसमें से देखना है कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा होने का मतलब है कि इनमें से सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसमें है. और अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो सीजियम इज द मैक्सिमम वन. क्यों? आप थोड़ा सा अपनी पीरियोडिक टेबल को याद कीजिए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इसका एक निमोनिक है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है. सो आप लोगों के अपने अपने निमोनिक हो सकते हैं. मैंने भी निमोनिक्स अभी रिसेंटली ही लर्न किया है पिछले 4-5 सालों में, क्योंकि आप जैसी जनरेशन को पढ़ाने के लिए हम टीचर्स को सुपर स्मार्ट होना पड़ता है. वो सुपर स्मार्ट होने के लिए हमें कुछ ऐसे ऐसे तिकड़म भी भिड़ाने पड़ते हैं. सो अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो सीजियम सबसे नीचे होता है पूरी उस टेबल में. फर्स्ट मेटल, फर्स्ट रो की मैं बात कर रही हूँ, तो सबसे नीचे सीजियम है. ये सबसे ज्यादा मेटालिक है क्योंकि इसको अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो चार्म है, जो शौक है, वो सबसे ज्यादा होगा. सो इसीलिए ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर भी है ना. क्योंकि आप के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल की बात करते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो ये सबसे दूर है. तो न्यूक्लियस से सबसे दूर होने की वजह से इसका न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है ना. तो इसके इलेक्ट्रॉन लूज करना और आसान हो जाता है. सो दैट इज व्हाई आल्सो इट बिकम्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ओके, सो दिस इज अ लिटिल ट्विस्टेड क्वेश्चन. ये जेई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ CNPS, यानी कार्बन, नाइट्रोजन, phosphorus and sulfur follows this order. So I'm giving you 4 order, 4 ऑर्डर आपके पास हैं. आपको ये बताना है कि ये ऑर्डर कैसे आप अरेंज करेंगे. जब भी आपको ऐसा कोई एलिमेंट मिले, आप पहले तो उसको फिगर आउट कीजिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ है. अब मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन समझाने की कोशिश करती हूँ. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे आपके पास आता है बोरॉन, बोरॉन के नेक्स्ट आता है कार्बन, कार्बन के नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन. इसी के बिल्कुल नीचे, कार्बन के बिल्कुल नीचे होता है आपका सिलिकॉन, फिर होता है फास्फोरस और फिर होता है आपका सल्फर. अब जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, यानी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारा एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है. साइज डिक्रीजेस. व्हाई इज द साइज डिक्रीजिंग? क्योंकि जैसे जैसे सेम शेल में इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, सबको न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड होना है ना. सपोज मैं क्लास में टीचर हूँ, ठीक है, और मैं आप सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो कोशिश तो हमारी यही रहती है ना कि हम अपने टीचर के फेवरेट बन जाएं, हमारी टीचर हमसे ही क्वेश्चन पूछे, हमें ही कोई काम दे, हम ही उनके फेवरेट हो. तो क्या होता है,
ऐसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड करने की कोशिश करता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है। और इस दौरान में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं उस पूरे शेल में, सो इट कम्स नियर टू द न्यूक्लियस, ताकि वो चाहता है कि भैया मैं अपनी टीचर के पास रहूं, मैं उनसे दूर ना निकल जाऊं, दूर हो गया तो कोई और बीच में आ जाएगा। सो अब जब आप इस लोकेशन को देखेंगे तो सबसे नीचे में फॉस्फोरस और सल्फर है, तो सबसे ज्यादा साइज जो है वो फॉस्फोरस और सल्फर में से ही किसी का होगा, क्योंकि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,8,5 या 2,8,6, तो इनमें 3 शेल है, 3 शेल है तो साइज ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। अब हमें देखना है कि फॉस्फोरस और सल्फर में से किसका ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, सो फॉस्फोरस के बाद सल्फर है, तो इसका मतलब सल्फर तक जाते जाते डिक्रीज होगा। सो हाईएस्ट आपका होगा फॉस्फोरस का, उसके बाद आपका होगा सल्फर का, और उसके बाद हमारे पास आएगा कार्बन, और उसके बाद हमारे पास आएगा नाइट्रोजन, और इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बना डी। अब नाइट्रोजन और कार्बन में क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि आप कार्बन और नाइट्रोजन को भी पीरियोडिक टेबल पे देखो, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, so carbon और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन will have less atomic size in comparison to carbon, so सबसे छोटा किसका हुआ, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर सल्फर और फिर फॉस्फोरस। so I am sure ये आंसर्स आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में भी प्लीज लिखते रहिएगा, ताकि आपको भी समझ आए कि आप क्या आंसर कर रहे हैं और करेक्ट आंसर क्या है। दिस इज द बेस्ट वे टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। Okay, next question, another very important concept on negative or positive electron gain enthalpy. So पूछता है which element has more negative electron gain enthalpy. आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझते हैं, एंथैल्पी मींस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस नाउ द एलिमेंट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो मेटल्स तो नहीं हो सकते जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मेटल्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल्स डोनेट करेंगे। गेन कौन करेगा, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में कुछ एनर्जी लगती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव, और वी से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आपको यहाँ ये देखना है कि इनमें से कौन ज्यादा डेस्परेट है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, किसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कौन चाहता है कि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए। आफ्टर ऑल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप करते हो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करते हो, है ना। सो अगर मैं यहाँ पर फ्लोरीन की बात करूं, मैं यहाँ अगर अपना यूज कर लेती हूँ, so, अगर मैं यहाँ फ्लोरीन की बात करूं तो या सो मैं फ्लोरीन की बात करूं तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मैं क्लोरीन की बात करूं तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मैं सल्फर की बात करूं तो भी उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सो सेम फैमिली। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, सेम फैमिली। आपको भी ऐसे ऐसे पीरियोडिक टेबल ऐसे ही लर्न होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको चीजें समझने में आसानी हो जाती है। सो दो इलेक्ट्रॉन तो भैया कोई इनको देने वाला नहीं है, चाहिए कितनी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगा ले, बहुत मुश्किल है कि इनको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सो ऑक्सीजन और सल्फर ऑटोमेटिकली हमारी पिक्चर से बाहर हो जाते हैं। बचता कौन है, बचता है फ्लोरीन और क्लोरीन। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में से आप देखिए किसको ज्यादा स्टेबलाइजेशन की जरूरत है, तो आंसर है क्लोरीन। क्यों क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज तो है छोटा, फ्लोरीन है 2,7, वो ऑलरेडी न्यूक्लियस के पास है, के शेल एल शेल वो न्यूक्लियस के पास है। क्लोरीन को डर लग रहा है कि वो है 2,8,7, वो न्यूक्लियस से फिर भी थोड़ा सा दूर है, तो उसको डर लग रहा है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो मैं तो न्यूक्लियस के साथ जो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा, और जब मेरा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स मैं अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो वो चाहता है कि वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट कर पाए, एंड ऑटोमेटिकली क्लोरीन बिकम्स स्टेबल। सो दैट इज द रीजन व्हाई chlorine will have more negative electron gain enthalpy out of fluorine and chlorine। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, पर ये क्वेश्चन ऐसे है कि इस पेयर में से कौन सा है। मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए और आपको समझाया कि आप कैसे अपने ऑप्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम कम लगे और आप जल्दी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को फिनिश कर सको। ओके, अगेन मैं आपको एक ऑर्डर दे रही हूँ जिसको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लगाया है। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन ऑर्डर। तो एक ऑर्डर आपको दिया है, सो देयर इज कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस।
नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से अलग होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी which is required to gain the electron. Electronegativity is a tendency to attract an electron. ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली इस चीज को हमेशा मैं ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जनरल एग्जांपल से समझाती हूँ। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप एनर्जी दोगे, राइट? सपोज मुझे 200 रुपए चाहिए, मैं अपने एक फ्रेंड के पास गई, मैंने उसको बोला मुझे 200 रुपए दे दो, तो मैं उससे मांग रही हूँ ना, मैं उससे मेहनत कर रही हूँ, मैं उसको पूछ रही हूँ। सो आई एम गिविंग सम एनर्जी ताकि वो मुझे 200 रुपए दे। वो मुझे दे भी देगी, पर मुझे मेहनत करनी पड़ी, मुझे उसको अप्रोच करना पड़ा, मुझे उसके पास जाना पड़ा। दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दूसरा ये है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे देखा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 200 रुपए की जरूरत है, उसने कहा मनीषा क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है? और फिर मैं बोलती हूँ नहीं यार छोड़ना, कुछ प्रॉब्लम है। नहीं नहीं तू मुझे बता, मैं तेरी हेल्प करूंगी। तो मैंने बता दिया कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। शी गॉट टू नो कि मुझे पैसों की जरूरत है और उसने मुझे 200 रुपए दे दिए। तो यहाँ मैंने एनर्जी नहीं लगाई, मैंने वो मेहनत नहीं करी, मेरे को ये नहीं हुआ कि मैं उससे क्या पूछूंगी, मैं क्या बोलूंगी, मैं कैसे करूंगी, मेरे को ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। वो एक नॉर्मल टेंडेंसी थी कि मेरी दोस्त को लगा कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, वो मुझसे पूछने आई और उसने मेरी हेल्प कर दी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये अंतर है। दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पर एक में है कि इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद आ रहे हैं और एक में है कि हमें बार 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 इंटीमेशन देनी पड़ रही है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है। हमारे इस वेबिनार के लिए भी आप लोग को पता होता है कि ये वेबिनार्स हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही आ जाते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती हम उन्हें इनवाइट भेजें या लिंक भेजें, बट टू सम स्टूडेंट्स हमें लिंक भेजना पड़ता है। तो जिनको हम लिंक भेजते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड जो बिना लिंक के ही आ जाते हैं, जिनको पता होता है कि हाँ आज 1 मार्क सोल्यूशन में कोई वेबिनार होने वाला है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। तो इसका आंसर अगर हम समझते हैं तो आंसर है सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन एंड नाइट्रोजन। व्हाई सो? अब सिलिकॉन जो है वो तो है मेटेलॉइड, ठीक है, सो वो नॉन मेटल या मेटल की कैटेगरी में नहीं आता, तो उसको इतने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत भी नहीं है। उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटेलॉइड। फॉस्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन में जब हम देखते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो एक तो सेकंड शेल में यानी 2,5 है, कार्बन इज 2,4। सो वही रीजन जो सिलिकॉन के साथ है वही कार्बन के साथ है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 दे दो 4 ले लो, बट अब 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना इज नॉट दैट इजी। So we come to phosphorus and nitrogen. Now out of phosphorus and nitrogen, who will have the tendency to attract the electrons? Nitrogen. Why? Because it has smaller size. It is 2,5. तो उसको बहुत जल्दी से 3 इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी एंड ऑटोमेटिकली वो बहुत अच्छे से बॉन्ड हो जाएगा। फॉस्फोरस विल बी 2,8,5, उसको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बट उसके नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ गए ना, 3 शेल्स हो गए। तो ये चीज हमें इस तरीके से समझनी है। Let us proceed to the next question. Which of the following has the maximum number of unpaired electrons? ठीक है, so आपको unpaired electrons देखते हैं, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, आपका वेनेडियम एंड आयरन। ओके, सो आपके पास ये ऑप्शंस है। अब इस ऑप्शन में आपके पास मैग्नीशियम अगर आप देखते हो तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो क्या होगी? 1s2 है ना, 1 सॉरी ये 3 हो गया, 1s2 एंड दिस इज 2s2, देन आई विल राइट 2p6। वैसे तो ये होता है 3s2, पर क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन बन गया 1s2 2s2 2p6। तो आप देखो या तो मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड है ना, 2p6 से 2s2 है। ऐसे ही टाइटेनियम जो होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, सो टाइटेनियम का नंबर होता है 22। अब आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ कोर्स आप लोगों ने वेबिनार भी अटेंड कर रखा है, आपको पता है, मैं आपको एटॉमिक नंबर लिख के दे रही हूँ। वेनेडियम आपका होता है 23, ठीक है, और आयरन आपका होता है 26, है ना। सो आफ्टर 20, तो आफ्टर 20 जब आप कॉन्फ़िगरेशन लेते हो तो ये क्या हो जाएगी? आर्गन, फिर आपका होगा 4s2, फिर आपका होगा 3d2, 3d3 एंड 3d6, ऐसे ही आप लिखते हैं। तो अब आप इसमें से देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा है? 4s2 तक तो सब भरे हुए हैं, ये 3d2 है, इसका 3d2 है, ठीक है, ये 2 है, इसका 3d3 है, इसका 3d6 है।
सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे 4, इसमें होंगे 3, इसमें होंगे, टाइटेनियम में होंगे 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? हमारा करेक्ट आंसर हुआ Fe2+, क्योंकि मैग्नीशियम में तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, टाइटेनियम में 2 हैं, वेनेडियम में 3 हैं और आयरन में 4 है। क्यों 4 है? बिकॉज 4s2 3d6, जो 6 इलेक्ट्रॉन होगा वो 3d1 के साथ पेयर हो जाएगा। सो आपके पास बचेगा d2, d3, d4 और d5। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचेंगे जो अनपेयर्ड होंगे। ओके, डाउनवर्ड इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। अब मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हुई? इलेक्ट्रॉन दे देने की टेंडेंसी। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है कि कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देना चाहता है। सो डाउन द ग्रुप अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा या नन ऑफ दीज होगा। जल्दी से दिमाग लगाइए एंड आई एम श्योर आप लोगों ने आंसर लिखा है इंक्रीजेस, क्योंकि अगर आप याद रखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो डाउन द ग्रुप आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, विच मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और इसीलिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीजियम को मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला, या हमने वो बोला कि इसकी मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हाई होंगे। Which two elements would you expect to combine in the most violent fashion? अब ये क्वेश्चन भी एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, क्योंकि 11th क्लास में तो कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, बट ऑफ कोर्स इस टाइप के क्वेश्चंस टीचर्स आपके होम एग्जाम्स में पूछते हैं। तो आपके पास कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सबसे वायलेंटली रिएक्ट करेगा। वायलेंटली रिएक्ट मतलब जैसे ही आपने डाला वैसे ही बहुत धू धा वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तो बेचारे पुअर बेबीज ऑफ पीरियोडिक टेबल हैं। हाइड्रोजन तो है ही बेचारा गरीब आत्मा, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, कोई भी आता है एक थप्पड़ मारता है, इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाता है। सो हाइड्रोजन तो इज वेरी स्वीट मैन इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। उसको तो बेचारे को पीरियोडिक टेबल में ढंग की जगह भी नहीं मिली, सो इधर से उधर भटकता रहता है। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता। ये चीजें याद रखिएगा जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको आंसर करने में बहुत हेल्प करेंगी कि हाइड्रोजन की क्यों सेपरेट स्पेस होती है, क्यों हाइड्रोजन सबसे अलग कैरेक्टर में है पूरे पीरियोडिक टेबल में। क्लोरीन एंड फ्लोरीन, व्हाट आर यू सेइंग? क्लोरीन एंड फ्लोरीन तो सेम फैमिली मेंबर्स हुए ना, पूरी हैलोजन फैमिली हुई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब सेम फैमिली मेंबर में रिएक्शन होगी तो क्या होगा? लाइक रिपेल्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे जो आप कॉन्सेप्ट बोलते हो, बट यहाँ पर वो चीज नहीं होती। अगर आप सेम फैमिली के मेंबर हो तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। रिएक्शन होगी तो आपके दोनों के बिहेवियर को अलग होना पड़ेगा। इन केमिस्ट्री इट इज ऑलवेज पॉजिटिव अट्रैक्टिंग नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्टिंग पॉजिटिव। तो क्लोरीन और फ्लोरीन तो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इनकी रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक, इतनी वायलेंट नहीं हो सकती। मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, मेक सेंस, बिकॉज मैग्नीशियम हमारा हो गया मेटल, इसका हो गया मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नाइट्रोजन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। हाँ, ये रिएक्शन हो सकती है। तो हमें एक डाउट आया है, दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, सीजियम एंड फ्लोरीन। हाँ, सीजियम भी मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, पर अगर अब हम दोनों को कंपेयर करें, मैग्नीशियम और सीजियम में सीजियम बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और फ्लोरीन और नाइट्रोजन में फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब एक्सट्रीम ऑपोजिट केसेस टकराएंगे तो बम्बार्डमेंट तो होएगी होएगी, सो वायलेंट रिएक्शन होगी होगी। सो द बेस्ट ऑप्शन और द बेस्ट आंसर, द करेक्ट आंसर टू दिस इज सीजियम एंड फ्लोरीन। ये दोनों आपस में बहुत तगड़ी इनकी लड़ाई के साथ रिएक्शन होगी और बहुत मेजर वायलेंट रिएक्शन होगी। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ यू कैन शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं, which of the following oxide is most acidic? अब ये एसिडिक वर्ड का क्या मतलब है? आपके पास कुछ ऑक्साइड्स हैं लाइक मैंगनीज ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब एसिडिक की जब बात आती है तो मेजरली हम एसिडिक की बात रिलेट करते हैं एलिमेंट्स के साथ, राइट? अब अगर आप इनमें एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे, सो मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम,
ये सारे के सारे मेटालिक कैरेक्टर में आते हैं। मेटालिक कैरेक्टर में आने का मतलब है इवन बेरिलियम इज मेटालिक and magnesium, barium, calcium, they are, highly metallic in nature. So oxygen इन सबके साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 नेगेटिव चार्ज है, Mg, Be, Ba, Ca सबके पास +2 चार्ज है, तो +2 -2 आपका कंपाउंड बन के आ रहा है. But most acidic मतलब who is more capable of losing electrons so easily. So magnesium bigger size, barium much bigger size, calcium also has a big size. बेरिलियम पुअर बेबी छोटा सा है, 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा. जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, ऑक्सीजन आ गया और आपकी बॉन्डिंग कर दी. So out of all the following oxides, beryllium oxide happens to be the most acidic because it is able to lose its electrons. So periodic table में हम मेजरली बात कर रहे हैं कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है या गेन कर सकता है. सारा जो धर्म युद्ध है यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में वो इन इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर ही है. छोटे से पार्टिकल हैं, चिन्नू सा वेट है, पर पूरी केमिस्ट्री को कंट्रोल करके बैठे. So that is all about the loss and gain of electrons. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो हमारे पास कोई आयन है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है. प्लीज माइंड आई हैव एन आयन, मेटल या एलिमेंट नहीं है, आयन है. हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR, दैट इज आर्गन, 3d6. अब आर्गन तक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सोचिए. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, करेक्ट. 4s2 डालती हूँ तो कैल्शियम हो जाएगा, वो हम नहीं लिख रहे. सो आर्गन 3d6. सो आर्गन 3d6 कॉन्फ़िगरेशन इनमें से किसकी हो सकती है. 4s2 हमने भगा दिया है, ठीक है. सो आप जरा ध्यान लगाइए, जो निकल 3+ है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन नंबर में दे देती हूँ आपको, होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी आपके जो नंबर्स हैं वो याद रहें, ठीक है. सो हमने क्या बोला था, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. सो निकल आपका हो गया 28, मैंगनीज आपका होता है 25, मैंगनीज आपका होता है 25 और आयरन आपका होता है 26. ये मैं ओरिजिनल बता रही हूँ इनका, ठीक है. और कोबाल्ट होता है 27, ठीक है. आपने 4s2, क्योंकि निकल 3+ है तो 4s2 3d यहां से 8 में से 1 निकला. सो आपके पास जो निकल है, निकल की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बनेगी 3d7. मैंगनीज की जब आप बात करते हो तो 4s2 3d5, आपने 2 निकाल दिया तो 3d5 बचेगा. Fe3+ में आपने 4s2 निकाला, 3+ निकालना है तो आपका 3d6 है, तो 3d6 में से 3d5 बच गया. कोबाल्ट आपका होता है 27. 27 का मतलब है आपने 4s2 3d7 3 निकाल दो तो क्या बना, 4s2 गायब हो गया और 3d7 में से 1 चला गया तो 3d6. सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज कोबाल्ट. सो इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आपको सिर्फ उनको प्लेस करना है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एनालाइज करना है. Which of the following is the correct order? So I'm giving you certain orders: hydrogen, sodium family or metallic family, फिर fluorine, oxygen and okay. So hydrogen हमारे पास H- है, H है, H+ है. I told you hydrogen poor baby. H- का मतलब है किसी ने बेचारे को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो H नेगेटिव बन गया. H+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो जो बचा कुचा था वो भी चला गया, तो सारी सत्ता खत्म हो गई. सो H+. सो H- वो कह रहा है कि bigger size, bigger valency, or bigger strength than hydrogen, than H+. Sodium positive 10 electrons, F- 10 electrons, oxygen 2-, ठीक है. oxygen 2- is 6 electrons. So 8 electrons. So ultimately हम यहाँ पर भी ये मैनेज दिख रहे हैं. फिर फ्लोरीन आप देखिए, फ्लोरीन के पास होते हैं 9 electrons, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 10 electrons. ऑक्सीजन के पास है 8 electrons. So 2- मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सो 2,8 हो गया, मतलब सोडियम प्लस भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो ये सब बेसिकली आप देखेंगे तो सब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका हमने ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश की है. बट करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑर्डर हाइड्रोजन का है. क्यों?
क्योंकि आप जब देखेंगे सोडियम हाईली मेटालिक है, फ्लोरीन नॉन मेटालिक है, ऑक्सीजन में भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर है. Electron wise, of course, you must be observing sodium plus भी 10 electron, F minus भी 10 electron, O2 minus भी 10 electron. बट हम यहाँ पर रिएक्टिविटी एंड पावर वाइज बात कर रहे हैं. तो H माइनस क्या हुआ? इट्स शोइंग यू 2 electrons. हाइड्रोजन इज शोइंग यू 1 electron. H प्लस इज शोइंग यू 0 electron. तो 2 1 0 मेक सम चेंज एंड मेक सम सेंस ऑल्सो. बी सी डी में आपको ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो यूजुअली सारे के सारे ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हैं. तो ऐसा कोई बहुत डिफरेंशिएबल या बहुत कोई डिफरेंट पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है. सो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर हैपेंस टू बी दी ए. अब आते हैं थोड़ा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पे. एज हमारा जो सिस्टम है, जो वेबिनार का सेटअप है, वो ये है कि हमें आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देने हैं. सो द फर्स्ट वेराइटी वाज एमसीक्यू. नाउ द सेकंड वेराइटी इज फिल इन द ब्लैंक. एक सजेशन, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ टीचर एंड आप लोग में से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे आंसर्स भेजते हैं, क्वेश्चंस भेजते हैं, और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको अपने कीवर्ड्स पे स्टिक करना है. साइंस स्टूडेंट होते के साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आप वो कीवर्ड्स फिल करें जो बिल्कुल सटीक हो और क्लियर हो. हम लोगों को ना बहुत सारा लंबा चौड़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी की तरह कहानियां नहीं बनानी होती. हमें एक ऐसा तीर मारना है जैसे अर्जुन ने मारा था, जो सीधा मछली की आंख पर जाए. तो यू ऑल्सो हैव टू थिंक, हमें कहानियां नहीं चाहिए. सो हैपेंस, दिस हैपेंस, दैट हैपेंस. सो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉइंट्स देने हैं या कुछ वर्ड देना है जो बिल्कुल एग्जैक्ट. अब पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज. Now some of you must have started writing. I'm sure you have started writing it in the comment box. Now there is always a problem with periods and groups. जब हॉरिजॉन्टल आता है तो periods and groups का प्रॉब्लम आता है. तो इसका करेक्ट आंसर है periods. बट ये प्रॉब्लम आता क्यों है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टिप दे देती हूँ. हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड वर्टिकल, ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स होता है. तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि ग्रुप्स होता है. सो हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड्स. तो आप हॉरिजॉन्टल के नीचे लिखिए पीरियड्स, वर्टिकल के नीचे रखिए ग्रुप्स. तो GH आपका आजू बाजू आता है ना. और PV, PQRSTUV आसपास ही है ना, मतलब फर्स्ट हाफ में तो नहीं है. तो आप इस तरीके से भी उसको याद रख सकते हो. आप रोज की फॉर्म में भी उसको याद कर सकते हो. अदरवाइज इन जनरल ऑल्सो आप इसको समझ सकते हो कि जो पीरियड्स होते हैं, आपके टाइम टेबल होता है ना, स्कूल में सबके टाइम टेबल होते हैं. तो पीरियड्स होते हैं ना, उसमें फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, है ना. सो वो पीरियड जो आपका होता है, आप उसके हिसाब से उसको देखिए. आप ये थोड़ा ना बोलते हो आज संडे पीरियड है, आप मंडे पीरियड है, आज ट्यूसडे पीरियड है. आप बोलते हो फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड. तो वो जो हॉरिजॉन्टल आपकी रोज है, वो हॉरिजॉन्टल रोज आपकी जो है वो पीरियड्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. जो वर्टिकल कॉलम्स आपके हैं वो ग्रुप्स डिफाइन करते हैं. तो ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है. थोड़ी कंफ्यूजिंग लग जाती है और कई बार इसमें एरर्स होते हैं. ओके, लाइटेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक एलिमेंट इज. सबसे हल्का मेटल एस ब्लॉक एलिमेंट का. अब एस ब्लॉक एलिमेंट का होता है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज एस ब्लॉक, एक्सट्रीम राइट इज पी ब्लॉक. एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है. लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक में होगा, एस में होगा, तो वो एस ब्लॉक फैमिली होता है. सो इसका करेक्ट आंसर है लिथियम, है ना. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. तो सबसे ऊपर कौन है, लिथियम. सो लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, क्योंकि उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो आता है आपका, वो सेकंड फैमिली आती है, सेकंड फैमिली ऑफ एस ब्लॉक है. सो द लाइटेस्ट मेटल इज lithium. After this we have an element having electronic configuration this belongs to this block. अभी मैंने आपको बताया कि उसे हम s block क्यों कहते हैं, या इस ब्लॉक एलिमेंट में वो क्यों आता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में भरा जाता है. तो आप यहाँ देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा हुआ है, आर्गन है, उसके बाद 3d5 है, 4s2 है. सो 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है, पर लिखते हम ऐसे हैं क्योंकि हम सारे वंस टुगेदर, टूज टुगेदर, थ्रीज टुगेदर एंड 4 टुगेदर. तो आपका 3d5 है, तो 3d5 होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो d में आएगा. अब आप स्टूडेंट्स यहाँ गलती क्या करते हैं, बिलोंग्स टू डैश ब्लॉक लिखा है, आप आंसर में लिखेंगे डी ब्लॉक, तो वो गलत हो जाएगा. उन्होंने बोला बिलोंग्स टू डैश ब्लॉक, ब्लॉक तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको सिर्फ यूज करना है डी, क्योंकि अगर आप डी ब्लॉक लिखते हैं तो वो जाएगा डी ब्लॉक ब्लॉक.
डजंट मेक सेंस, डिफरेंट हो जाएगा। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिलोंग टू विच ग्रुप। अब आप अगेन पीरियोडिक टेबल को थोड़ा देखिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटल्स, मेटल्स कहाँ होते हैं? एक्सट्रीम लेफ्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एक्सट्रीम राइट। सो वी हैव द आंसर एज फर्स्ट ग्रुप। जो आपकी सबसे फर्स्ट फैमिली है वो आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप्स में आती है। We proceed next and we have most electronegative elements belong to dash group. So वो मेरा फर्स्ट था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, तो इधर क्या होना चाहिए? How many of you say 18th group? Most electronegative elements belong to 18th group. The correct answer is 17th. Why? क्योंकि आप देखो सारे ग्रुप्स को जब आप देखते हो तो 18th ग्रुप जो होता है उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। वो हमारे पीरियोडिक टेबल के सेंट्स हैं, महामुनि। उनको कोई ये जो सारा पाप पुण्य और ये जितना आदान प्रदान लॉस गेन आप इलेक्ट्रॉन का कर रहे हो उससे इनको कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं भैया हम तो बैलेंस्ड है, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है, हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड है, हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। सो वो तो बेचारे एक्सट्रीम कैटेगरी हो गए। उससे पहले कौन आता है? 17, जो सबसे डेस्परेट प्राणी है इस पूरे पीरियोडिक टेबल के, जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही चाहिए। साम दाम दंड भेद लगा के इनको इलेक्ट्रॉन दे दो। सो 17th जो ग्रुप है वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आता है। ये क्वेश्चन अगेन आपकी एनसीईआरटी बुक की ही एक स्टेटमेंट है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत एरर करते हैं। So a cation is dash and the anion is dash than the parent atom. आपका एक parent atom है, जैसे अभी हमने H minus, H और H positive किया ना, तो एक cation बना, एक anion बना, parent atom क्या हुआ? हाइड्रोजन। तो आपको बताना है कि जो cation है वो parent atom से बड़ा होता है या छोटा होता है, और anion parent atom से बड़ा होता है या छोटा होता है। अब इसको समझाने के लिए मैं फिर से आपको हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल देती हूँ, या सोडियम का ले लीजिए। सोडियम आपके पास है 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो 2, 8, 1, ठीक। आपने जब उसका कैटायन बनाया मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 2, 8। अभी उसके पास 3 शेल थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा दिया, उसके पास बच गए 2 शेल्स। सो साइज ऑटोमेटिकली कम हो गया। एनायन का मतलब है आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया। सो आपके पास अभी जो 11 थे इलेक्ट्रॉन्स वो अब हो गए 12। ऑफ कोर्स साइज जो है वो इनिशियली इंक्रीज करता है बट लेटर ऑन डिक्रीज करता है, इसलिए हमने कहा टुवर्ड्स द एंड इट डिक्रीजेस। सो द आंसर हैज टू बी द कैटायन इज स्मॉलर एंड द एनायन इज लार्जर। आप किसी भी एलिमेंट को देख लीजिए, आप क्लोरीन को ले लीजिए, आप सोडियम को ले लीजिए, आप कार्बन को ले लीजिए, आप लिथियम को ले लीजिए, तो कैटायन जो है क्योंकि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते के साथ ही शेल्स कम हो जाएंगे क्योंकि आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो शेल्स कंप्लीट होते के साथ ही एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा और शेल्स बढ़ते के साथ ही एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल होते हैं। आई रिमेम्बर जब 2 साल पहले सीबीएसई ने बोला कि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, तो सब लोग बहुत वरीड थे कि ये किस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे, स्टूडेंट्स आई मीन, क्योंकि स्टेटमेंट्स बहुत नेक टू नेक कनेक्टेड होती हैं, तो आपको बहुत लॉजिकली इनके साथ डील करना पड़ता है। तो असर्जन एक स्टेटमेंट होती है, रीजन उसको सपोर्ट करने वाली स्टेटमेंट होती है, और आपके पास होते हैं 4 ऑप्शंस। तो अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, हीलियम एंड बेरिलियम have similar outer electronic configuration of the type ns2, ठीक है। सो हीलियम का स्टेटमेंट देखिए 1s2 होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2। बेरिलियम क्या होगा? 1s2 2s2। सो इसका मतलब असर्जन तो एब्सोल्युटली करेक्ट है भाई, ns2 ही होता है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन ns2 होती है, करेक्ट है। बट रीजन वो कहता है बोथ आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट मतलब दे कैन नॉट रिएक्ट, उनकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी नहीं होती। सो हीलियम तो इनर्ट है क्योंकि वही मैंने बताया ना, महामुनि ग्रुप का है, बिल्कुल कोने में है, कोई उसे लोभ नहीं है किसी चीज का, कोई उसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ना ही उसको देना है ना ही उसको लेना है। सो हीलियम तो इनर्ट है, पर बेरिलियम तो नहीं है। बेरिलियम तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड आता है, सेकंड कैटेगरी, सेकंड फैमिली में आता है, तो बेरिलियम तो किसी ना किसी टाइप की रिएक्शन दिखाएगा। इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज असर्जन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बट जो उसका रीजन है वो करेक्ट नहीं है। आयोनिक रेडियस ऑफ सोडियम प्लस इज स्मॉलर देन सोडियम।
ये कैसी स्टेटमेंट है? अभी अभी हमने बोला था कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, सो कैटायन है, सोडियम प्लस है, स्मॉलर देन Na है, करेक्ट है। अब वो कह रहा है इसका रीजन ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम प्लस इज हायर देन सोडियम। नाउ व्हाट इज दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जो आपका न्यूक्लियस होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, ठीक है। सो आपके घर में जैसे आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, कोई ना कोई ऐसा होगा, या आपके ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं, आपकी दादी या दादा हो सकते हैं, जो घर को बांध के रखना चाहते हैं, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि उनको सता रहे हैं, कंट्रोल का मतलब है कि उनके साथ रहना चाहते हैं, उनको उनके पास रहना चाहते हैं। सो यहाँ पर भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के साथ पास रहना चाहता है। तो जब साइज डिक्रीज होता है तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि क्या हुआ, सोडियम अभी क्या था 2,8,1, ये 1 जाते के साथ ही अब हो गया 2,8। 2 शेल न्यूक्लियस के ज्यादा पास है इन कंपैरिजन टू द 3 शेल्स। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का बढ़ गया। न्यूक्लियस सोडियम के ऊपर अब ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, अपना ज्यादा चार्ज उसको दे सकता है। So the correct answer is yes, assertion is also correct, reason is also correct, and reason is absolutely completely explaining the assertion. Now the next statement is first ionization enthalpy of nitrogen is higher than oxygen. अब ionization enthalpy क्या होती है? Ionization enthalpy is the enthalpy energy required to lose the electron. ठीक है, so नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2,5। वो ऑलरेडी बेचारा 3 इलेक्ट्रॉन की कमी पर है, वो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? ऑक्सीजन है 2,6, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के पछड़े में क्यों पड़ेगा? सो ऑप्शन में से हमारा असर्शन तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। रीजन देखते हैं। रीजन वो कह रहा है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड पी शेल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब अगर हम नाइट्रोजन एटम को लाइन अप करते हैं तो होता है 1s2, 2s2, 2p3, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो है। तीनों के तीनों जो 2p हैं वो आपके हाफ फिल्ड हैं, और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ऑक्सीजन क्या है? 2p4 है, तो वो हाफ फिल्ड तो नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज दैट यस, दोनों ही चीजें करेक्ट हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन हायर होती है क्योंकि आप जबरदस्ती उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, तो बेचारा इलेक्ट्रॉन चाहता है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पर आप जबरदस्ती उसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो। जब आप ले रहे हो तो वो बेचारा आपको रेजिस्टेंस तो दिखाएगा ना, और रेजिस्टेंस दिखाएगा तो ज्यादा एनर्जी मांगेगा, तो इसीलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर। और ऐसा इसलिए क्योंकि P जो है वो हाफ फिल्ड है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर देन एल्यूमिनियम। अब गैलियम और एल्यूमिनियम आपकी बोरॉन फैमिली में आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थाइलियम, ठीक है, इस तरीके से होता है। सो वो बोलता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी गैलियम की ज्यादा है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द वीक शील्डिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है, जैसे मैंने आपको बोला, शेल्स बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, मुझे उस शेल तक जाना है तो मेरे लिए वो बहुत दूर है, मेरे तो कंट्रोल में वो नहीं आएगा। तो क्या होगा, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस इलेक्ट्रॉन को बचाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपकी क्लास में लास्ट बेंच पे बैठ के कोई लंच खा रहा है और मैम को पता चल गया कि किसी बच्चे ने लंच खाया है जबकि क्लास चल रही है, तो क्या होगा, उसके जो साथी, संगी, दोस्त आगे बैठे हैं ना, वो कहेंगे अरे तो डब्बा मुझे दे दे, अरे तो टिफिन उधर छुपा ले। नहीं नहीं मैम, वो मैम को किसी और बात पे लगा देंगे, वो मैम को कुछ और कहने लग जाएंगे, मैम को वो बात से ही भटका देंगे जो मैम जिस बात के लिए उसको डांटने वाली थी। इस इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। सो न्यूक्लियस के भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे अपने इलेक्ट्रॉन को बचा के रखना चाहते हैं कि हमारे जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन है जिनका कंट्रोल न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली नहीं है, हम उनको बचा के रखें। तो गैलियम का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो एब्सोल्युटली बहुत वीक है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो वो शील्ड करने की कोशिश तो करता है, पर साइज इतना ज्यादा है कि बेचारा गैलियम भी क्या करेगा, वो इतना कंट्रोल नहीं बना सकता, तो इसीलिए उसका वीक शील्डिंग इफेक्ट है, और गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हायर है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। सो यस, assertion is also correct, reason is also correct, and reason is correct explanation for assertion. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन एफ एटम। ये अगर आप याद करेंगे तो हमने ये एमसीक्यू क्वेश्चन में किया था। अब उसका रीजन ये है दैट एफ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन एटम। सो आई हैव गिवन यू द ऑप्शन। आप थोड़ा सा सोचिए, पहले तो ये सोचिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है
या नहीं है? सो यस, वो ज्यादा है। F is more electronegative than chlorine atom, वो भी करेक्ट है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हायर है। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एनर्जी बेस्ड कॉन्सेप्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया दोनों में बहुत फाइन लाइन का डिफरेंस है, बट यस, देयर इज अ डिफरेंस। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों पार्ट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, but assertion cannot be explained or cannot be understood with the reason. So that is why we can say that the correct answer is B, because reason is not able to explain the assertion. Another assertion we have is F atom has a less negative electron affinity. ये जितने भी आपको assertion complicated से दिख रहे हैं ना, ये ज्यादातर competitive exams के हैं, but अब competitive exam से उठ कर ही ये exam में आपके पूछे जाने लग गए हैं, आपके half yearlies, आपके unit test. So F atom has a less electron negativity. अब पीछे वाले में आप देखिए, मैंने आपको बोला था क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। So अब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि F atom has a less negative electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, एंड एडिशन इलेक्ट्रॉन जो भी आप भर रहे हैं आर रिपेल्ड मोर इफेक्टिवली बाय 3p ऑफ Cl देन 2p ऑफ फ्लोरीन। अब इसका क्या मतलब है? फ्लोरीन अगर आप देखेंगे तो होता है 1s2, 2s2, 2p5, तो इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का 2p में है। क्लोरीन अगर आप देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, सो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3p5। तो अब वो ये कह रहा है कि जो भी आप इलेक्ट्रॉन दोगे वो 3p में ज्यादा रिपेल होंगे, ज्यादा उनमें प्रॉब्लम होगी इन कंपैरिजन टू 2p, क्योंकि 2p तो न्यूक्लियस के पास है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि असर्शन तो आपका करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट नहीं है। F एटम लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये करेक्ट है, क्योंकि हमने बताया कि क्लोरीन की ज्यादा है ना, तो वो उसी का अपोजिट स्टेप दे दिया हमने। पर जो अब एडिशन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 3p में रिपेल नहीं करेंगे, वो 2p में करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे रिपेल होगा? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, अट्रैक्शन होने के बावजूद साथ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो रिपेल करेंगे ना। अब मेरे सामने यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हैं, मैं चारों को अटेंशन दे रही हूँ, अब उन सबको मेरा फेवरेट होना है, तो वो एक दूसरे को तो टक्कर मारेंगे ना कि तू जा मुझे मैम के पास आने दे। तो जो साथ में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p के, वो ज्यादा रिपेल करेंगे इन कंपैरिजन टू 3p। सो रीजन आपका इनकरेक्ट है, बट असर्शन आपका करेक्ट है। फाइन। सो आई होप असर्शन रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। असर्शन में बेसिकली आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी स्टेटमेंट आपको दे रखा है आप उसको लॉजिकली कैंसिल आउट कीजिए। लॉजिकली सोचिए कि क्यों असर्शन करेक्ट नहीं है, क्यों रीजन करेक्ट नहीं है, क्यों दोनों करेक्ट हैं, तो आपको कभी भी इसमें एरर नहीं होगा। ओके, एवरी पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियड, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड स्टार्ट्स विद अ मेंबर ऑफ एल्केली। नाउ पीरियड मैंने क्या बताया? हॉरिजॉन्टल वन, ठीक है। सो कहां से शुरू होता है? लिथियम से, सोडियम से, पोटेशियम से, रुबीडियम से, सीजियम से, फ्रेंशियम से। तो सारे के सारे कहां से शुरू हो रहे हैं? एल्कली मेटल से। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ग्रुप 18 कंटेन्स मैक्सिमम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो जो आपका ग्रुप 18 है, जो मैंने आपको बताया ऋषि मुनियों वाला ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है? नहीं। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक का मतलब हुआ कि उसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? नहीं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है? हैलोजन फैमिली को। सो ग्रुप 17 इज द एलिमेंट और इज द फैमिली विच इज नॉन मेटालिक। Mg2+ has larger size than magnesium. अब इसको स्टेटमेंट से रिप्लेस कीजिए, cations have smaller size than the parent atom. अब पेरेंट एटम है आपका मैग्नीशियम और केटायन है Mg2+, तो साइज तो स्मॉलर होना चाहिए, यहाँ पे लार्जर लिखा है, तो ये फॉल्स हो गया। इसी को हम ऑपोजिट कर देते तो हम करते Mg has larger size than Mg2+, तो यही स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। तो हम टीचर्स यही करते हैं, इधर से उधर उठा के, उधर से इधर उठा के, बस यही इधर उधर घुमाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम जब एक रिमूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऑफकोर्स कुछ एनर्जी का लॉस होता है, तो उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट।
और एनर्जी गेन्ड ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। अब तक तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि हमने देखा है दैट फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये दोनों चीजों का आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स कम टू वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस। तो कीवर्ड में आप मुझे आंसर्स देंगे। राइट द IUPAC सिंबल फॉर द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 120। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ। 120 को जब आपको लिखना है तो हर डिजिट के लिए हमारे पास यहाँ पर एक नेम है। सो सपोज 1 है तो 1 के लिए मेरे पास होगा UN, 2 के लिए मेरे पास होता है BI और 0 के लिए मेरे पास होता है NIL। तो इसका नाम होगा, आप यहाँ देखिए, उन, 1 के लिए उन, फिर आपका 2 के लिए बाई, ठीक है, फिर आपका 0 के लिए NIL और एंडिंग हम करते हैं EM से, IUM। सो 120 मतलब उन, बाय, निल, यम। ये मैंने हाइफन आपको समझाने के लिए लगाए हैं। आप जब लिखेंगे इसको तो आप कंटिन्यूएशन में लिखिएगा उन, बाय, निल, यम, ठीक है। और एब्रीविएशन जो हमने ये UBN उठाया है वो यहीं से उठाया है। 1 के लिए हमने U ले लिया, 2 के लिए हमने B ले लिया, 0 के लिए हमने N ले लिया। ये वो तरीका लगाया गया था जब आपके पास कोई, ये यहां से आपका उठाया गया है, ये वो तरीका लगाया गया था जब आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। तो जब आपके पास एलिमेंट्स अननोन है तो आप उनकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो इस चक्कर में ये एक पैटर्न उन्होंने फॉलो किया था। द एलिमेंट विद NH2NP5 शुड बी अ मेटल और अ नॉन मेटल। अब NH2NP5, P5 मतलब P ब्लॉक। P ब्लॉक आपको पता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब नॉन मेटल, लेफ्ट हैंड साइड मेटल, राइट हैंड साइड नॉन मेटल। तो P5 है तो आंसर हो गया नॉन मेटल। अब ये क्वेश्चन जरा सा आप लॉजिकल समझेंगे, पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखेंगे, झट झट से क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द सबशेल व्हिच शो वीकेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। वीकेस्ट शील्डिंग इफेक्ट अभी मैंने आपको बताया, जितना न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट उतनी कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग किसकी होती है? S की, क्योंकि वो सबसे पास होता है। फिर किसकी होती है? P की, फिर होती है D की और फिर होती है F की। सो F ऑर्बिटल विल हैव द वीकेस्ट शील्डिंग। इसलिए F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की कोई जिम्मेदारी न्यूक्लियस नहीं लेता। वो जा रहे हैं तो जाने दो, आ रहे हैं तो आने दो, न्यूक्लियस का उससे कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियस सिर्फ देखेगा S और P को और थोड़ा बहुत हुआ तो D को। Which element is isoelectronic with sodium plus? अब सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस का मतलब हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट बताइए जल्दी से जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। द आंसर इज नियॉन। सो ये अगेन आपको इस तरीके से चीजों को समझना है। गिव द टर्म कलेक्टिवली यूज्ड फॉर एलिमेंट्स ऑफ S ब्लॉक्स एंड P ब्लॉक्स। अब S ब्लॉक को हम बोलते हैं मेटालिक ग्रुप या एल्कली ग्रुप, P ब्लॉक को हम बोलते हैं नॉन मेटालिक ग्रुप, D ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, F ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। सो अगर मुझे S और P को कलेक्टिवली यूज करना पड़े एक नाम, तो उसका नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं वो S और P ब्लॉक से मिलके बनते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, ये एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। आपको कुछ ऑक्साइड्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, एसिडिक है और बेसिक है। सो सोडियम को हम हमेशा बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम है मेटेलिक इन नेचर। जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, इसलिए क्लोरीन नॉन मेटल है। सो एसिडिक ऑक्साइड, इसको हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक आता है, क्योंकि कई बार एल्यूमिनियम को मेटलॉइड की कैटेगरी में भी काउंट करके रखा है। दो उसका मेजर एप्लीकेशन मेटालिक है, पर अगर आप वो बेरियम एल्यूमिनियम का वो एक स्टेयरकेस थिंग देखेंगे मेटलॉइड में, एल्यूमिनियम को कई बार नॉन मेटल और मेटल दोनों के फॉर्म में लिया जाता है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। और CO जो है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ना ही उसमें ऐसे कोई चार्ज है, ना ही उसमें ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन इंडेंसी है गेन की, लॉस की। सो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर द ऑक्साइड थिंग। आप हमेशा कभी भी कोई ऑक्साइड मिले, आप बस ये देख लो कि ऑक्सीजन के साथ जो चीज लगी है, जो एलिमेंट लगा है, वो मेटल है या नॉन मेटल। मेटल है तो बेसिक, नॉन मेटल है तो एसिडिक। एक और मैच द फॉलोइंग आप लोगों के लिए।
कुछ नाम है आपके पास कॉलम बी में, कॉलम ए में उनके कैटेगरीज हैं और आपको मैच करना है। सो नोबल गैसेस, आई टोल्ड यू, ऋषि मुनि ग्रुप, कोई इंपॉर्टेंस, किसी के साथ कोई रिएक्शन उसको नहीं देना है। वो ऑफ कोर्स हो सकता है हीलियम, है ना, क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, तो ये आपका पूरा फैमिली हो गया। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मैंने आपको बताया एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो यहाँ देखिए एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है? गोल्ड तो नहीं है, यूरेनियम भी नहीं है, हीलियम हम मार्क कर चुके हैं, तो फॉस्फोरस ही होगा। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब बीच वाले वो येलो बॉक्स जो आपको दिखता है, और उस कैटेगरी में हमारे पास आता है गोल्ड। एंड इनर ट्रांजिशन होते हैं जो हमने लैंथेनम और एक्टिनम के बाद हमने लिए, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे होते हैं, उसमें आता है यूरेनियम। यूरेनियम के बाद एटॉमिक नंबर 92 होता है यूरेनियम का, उसके बाद जो एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम मेटल्स, क्योंकि वो यूरेनियम के बाद बने थे। सो दैट इज हाउ मैच द फॉलोइंग इज डन। ओके, बस दो चार सेंटेंस क्वेश्चंस हैं। सो व्हाई नोबल गैस हैव बिगर साइज देन हैलोजेंस? तो ऑफ कोर्स नोबल गैसेस जो है वो मैंने बताया ऋषि मुनि टाइप है, उनको न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग बनाना है, पर उनको कोई इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस नहीं करना है। तो उसके जो उनका जो रेडियस होता है, उस रेडियस को हम ना ही आयनिक रेडियस बोल सकते हैं, क्योंकि वो चार्ज तो फॉर्म नहीं कर रहे, ना ही वो शेयरिंग कर रहे हैं, तो कोवलेंट रेडियस भी नहीं है। तो उनके रेडियस को हम एक अलग सा नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। एंड वैन डर वाल्स रेडियस हमेशा लार्जर होते हैं इन कंपैरिजन टू कोवलेंट रेडियस, और इसीलिए नोबल गैसेस का साइज जो है वो हैलोजन से बड़ा होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नोबल गैसेस पूरे फुलफिल्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं, सो इन न्यूक्लियस के साथ उनका जो एसोसिएशन होता है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। Second question that I have is second ionization enthalpy of sodium is more than second ionization enthalpy of magnesium. अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 8, 1। सो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम बन गया बहुत स्टेबल और उसको मिल गई नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। पर मैग्नीशियम जो है उसको आपने जब पहला इलेक्ट्रॉन हटाया तो वो हुआ 2, 8, 1। सो उसको भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नहीं हुई है। तो मैग्नीशियम कहेगा मुझे एक और बार आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, क्योंकि मैं अभी बैलेंस नहीं हुआ हूं, मैं स्टेबल नहीं हुआ हूं। पर सोडियम एक आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में आ गया है। अब आप उसको दोबारा से उसका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने को बोलोगे तो आप उसको बैलेंस या स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट पे लेके जा रहे हो। तो वो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अपनी बैलेंस स्टेट छोड़ना नहीं चाहता। सो दैट इज व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी वेरी हाई in comparison to the magnesium's ionization enthalpy. Okay, let us go ahead, and we have next question as why first electron gain enthalpy of sulfur is more negative than oxygen? So oxygen has a small size, we all agree है ना, oxygen है 2,6, sulfur है 2,8,6। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी ऑक्सीजन की जो न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग है, जो इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू फैले हुए हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, हाई है। सो अब आप और एडिशन उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा। बट सल्फर जो है और उसके पास आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। ये वही चीज है जो हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात कर रहे थे। क्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा है ना? क्यों? क्योंकि वो बैलेंस कर सकता है, उसका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड है, आप कोई न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे जगह दे सकता है। पर ऑक्सीजन का ऑलरेडी स्मॉल साइज है, चाहिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, बट इतना उसकी कैपेबिलिटी तो नहीं है ना, इतना उसका स्पेस साइज तो नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट of course the electron gain enthalpy of sulfur is higher. Why PbCl2 is more stable than PbCl4? अब आप ये देखिए PbCl2 है, ठीक है, तो Pb पर चार्ज क्या होगा? +2 कर है ना, 9th क्लास में वो डायगोनल आपने रिलेशनशिप किया है। तो Pb और क्लोरीन, क्लोरीन पे -1 चार्ज है तो वो माइनस उधर चला गया, इधर से 2 आ गया, तो इसका मतलब Pb पर +2 होगा और PbCl4 में +4 होगा। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये होता है कि जो आपका पीबी है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके एस ब्लॉक में है और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पी है, यानी S2 और P2 उसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा ना,
अब जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर हैं और p बाहर है, और वो नहीं चाहते कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इजीली निकल जाए, उसको शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली जो आपका Pb+4 स्टेट है वो बहुत स्टेबल स्टेट नहीं है, क्योंकि जो s इलेक्ट्रॉन्स है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं जाने देना चाहते। Pb+4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो ये जो p के इलेक्ट्रॉन है उसे ये s के इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देना चाहते। पर Pb+2 हो सकता है क्योंकि उसमें s डिस्टर्ब नहीं हो रहा, s अपनी पोजीशन पर है, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p कैन गो आउट। सो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। The reactivity of halogens decrease down the group, but of alkali metals it increases down the group. और इसका क्लियर कट आंसर है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Alkali metals extreme left side electropositive, halogens extreme right hand side electronegative. इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कैरेक्टर दोनों ऑपोजिट है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस accordingly, right? So this way the reactivity of halogens decreases down the group, and alkali it increases down the group because of the electropositivity, और हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। So thank you so much for your attention. थोड़ा सा मैं टाइम से ज्यादा हो गई हूँ। If you wish, you can follow me on Instagram and YouTube. I will be available there. And if in case you have any query or concern, or you want me to create some good resources for you, please feel free to share. And thank you so much, Asad sir. That's all from my side. Thank you so much, Manisha ma'am. Definitely, it was a good session, and you have discussed all the content very beautifully and explained the different topics to the students. And definitely, आगे भी जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी ये जो है एक तरीके से एक बड़ा ही जो है वो फ्रूटफुल कंटेंट रहेगा। और समय का कुछ नहीं है, अगर 2-4 मिनट ऊपर नीचे भी होता है तो वो कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज कंटेंट जो आप डिलीवर कर रहे हैं अगर वो बच्चों के लिए अच्छा है तो समय जो है वो मायने नहीं रखता है। समय तब मायने रखता है जब जो है वो कंटेंट अच्छा ना हो और टाइम भी ज़्यादा हो। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हमारे बच्चे जो ये वीडियोस फर्दर देखेंगे उनको इससे जो है बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्लास 11 के जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। And I would like to thank you so much on behalf of One Mark Solution as well as on behalf of the viewers of this chapter। और आगे भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड चूँकि दूसरा सेशन भी कंटिन्यू है, ऑनगोइंग है क्लास 8 के लिए, तो मैं उसको भी हैंडल कर रहा हूँ एट द सेम टाइम। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप ब्रॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। फीडबैक फॉर्म भेज दीजिए सर। फीडबैक फॉर्म भेजते हैं, हाँ जी, फीडबैक फॉर्म भेज देते हैं। फीडबैक फॉर्म feedback chemistry 12th। So all of you are requested to fill the feedback form please, ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए और आपको ये हो जाए कि हाँ आपने ये सेशन अटेंड किया था। Thank you so much everyone. Thank you so much sir. Thank you.